Hello to everyone. Welcome to Get Concept. So in this session, I will discuss the question of network theory from electrical branch in that was held in the year 2019 even examination. Okay. तो ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर है एनटी का, ये पहले पुराने सिलेबस में सेमेस्टर 4 में हुआ करता था। तो ये इसका जो सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इससे काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, तो बहुत सारे यूनिट्स जो हैं जो एनटी में थे पुराने सिलेबस में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सेमेस्टर 4 में, तो उसके बहुत सारे मैक्सिमम यूनिट जो हैं वो मैच करते हैं ईसीएन से, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, जो कि सेमेस्टर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस क्वेश्चन जो जो इसमें क्वेश्चन आए हुए थे नेटवर्क थ्योरी में सेमेस्टर 4 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि इसी तरह का यही पैटर्न हो और इसी तरह का क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ईसीएन में। ठीक है, तो इसीलिए आज का सेशन हम रखे हैं कि कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है एनटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेमेस्टर 4 में हुआ करता था पुराने सिलेबस में। अब तो न्यू सिलेबस में सेमेस्टर 4 में नहीं है ये पेपर, अब न्यू सिलेबस में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यही पेपर 6 सेमेस्टर में दे रखा है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज जो होता है वो होता है हाफ CV का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन अगर ये पूछे कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ LI का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हाफ CV का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इज। तो हमने बताया था कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ऑफ 1, ठीक है, वो क्या होता है 1/s होता है। तो इट कैन बी रिटन एज 1 इक्वल टू लैप्लास इनवर्स 1/s। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, तो 1/s का लैप्लास इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर, यहाँ पे ABCE लिखा हुआ है, इट शुड बी ABCD पैरामीटर। इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स ए टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इफ एंड ओनली इफ। तो ये कंडीशन भी हमने डिराइव किया था क्लास में। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, डिराइव ही कर लेते हैं। देखो ABCD पैरामीटर के केस में हमने बताया था कि जो वोल्टेज की इक्वेशन होती है V1 इक्वल टू A V2 माइनस BI2। ठीक है, और यहाँ होता है I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2। ठीक है, तो हम जानते हैं रेसिप्रोकल की जो कंडीशन होती है इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर में, जैसे अपने पास 11 है, 12 है, Z21 है और Z22 है। तो अगर रेसिप्रोकल है, अगर नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो उस केस में हम कहते हैं कि Z12 बराबर Z12 इक्वल टू Z21, यही होता है, Z12 इक्वल टू Z21। तो ऐसा करते हैं कि जो ABCD पैरामीटर यहाँ पे हमने लिखा है ABCD पैरामीटर के इक्वेशन को, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर लिखते हैं। तो जेड पैरामीटर में क्या होता है, V1 इक्वल टू Z11 I1 I2 होता है। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं कि देखो यहाँ पे लेट अस सपोज दिस इक्वेशन 1 और लेट अस सपोज दिस इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन हमने लिखे हैं ये ABCD पैरामीटर के हैं। और अगर जेड पैरामीटर की अगर हम बात करें, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन रेसिप्रोसिटी की होती है ना, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जेड पैरामीटर की अगर इक्वेशन लिखे तो वो होता है V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, यही होता है। तो V1 तो यहाँ पे V2 है, I2 सही है,
तो ऐसा करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन टू हम लोग एक काम करते हैं, V2 को रीराइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2. तो V2 कैन बी रिटन एज I1 प्लस DI2 डिवाइडेड बाई C. यही होगा ना, डिवाइडेड बाई C हो जाएगा. चलो, डिवाइडेड बाई C. तो देखो, अगर जेड पैरामीटर के इक्वेशन से कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से Z21, हमें Z21 चाहिए और Z12 चाहिए. तो Z21 क्या लिख सकते हैं, कंपेयर अगर करोगे तो Z21 कैन बी रिटन एज 1/C. ठीक है, 1/C. और ऐसा करते हैं, यहाँ V1 सही है, I2 भी सही है, लेकिन यहाँ पे I1 है ना, और यहाँ पे V2 है. तो ऐसा करते हैं, जो V2 हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, इसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. ठीक है ना, इसको V2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं. अगर पुट करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, V1 इक्वल टू A और V2 कितना है, I1 बाई C प्लस D बाई C I2, यही बनेगा, माइनस B I2. अब देखो, V1 को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2. तो V1 कैन बी रिटन एज A बाई C I1 प्लस AD बाई C माइनस B I2. ठीक है, दोनों में कॉमन हो जाएगा I2. अब इसको कंपेयर कर लो, इस वाले इक्वेशन को अब कंपेयर कर लो, किससे, इस वाले इक्वेशन को अब कंपेयर कर लो किससे, इस वाले से, है ना, जेड पैरामीटर की जो इक्वेशन फर्स्ट है, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2. तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए था, Z12. तो Z12 कैन बी रिटन एज, बाय कंपेयरिंग Z12 कैन बी रिटन एज, दैट इज AD माइनस BC डिवाइडेड बाई C. अब ये बताओ, जो कंडीशन होती है रेसिप्रोसिटी की, रेसिप्रोकल की, वो क्या होती है, Z12 इक्वल टू Z21. तो Z12 कितना आया हुआ है, Z21 कितना आया, 1/C, और Z12 कितना आया, AD माइनस BC बाई C. तो दोनों बराबर हो जाएंगे. तो फ्रॉम द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल AD माइनस BC डिवाइडेड बाई C इक्वल टू 1/C. तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, यहाँ से कंडीशन आ गई AD माइनस BC इक्वल टू 1. सो इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर को हम लोग T पैरामीटर भी बोलते हैं. इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर, द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इज AD माइनस BC इक्वल टू 1. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी AD माइनस BC इक्वल टू 1. दैट इज ऑप्शन नंबर C. Yes, the correct answer for this question will be option number C. Next, an RC series circuit has a time constant given by, ये हमने कई बार बताया क्लास में. जो टाइम कांस्टेंट होता है RC सर्किट के केस में, वो क्या होता है, R इक्वल टू R थेवेनिन इंटू C. दैट इज सिंपली वी से RC. ओके, अगर यही RL सीरीज सर्किट के लिए अगर टाइम कांस्टेंट पूछेगा तो क्या करोगे, ये हो जाएगा L अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज R थेवेनिन. यही होता है ना टाइम कांस्टेंट. इन केस ऑफ RL सीरीज सर्किट विल हैव L by R. ओके, नेक्स्ट, if Laplace transform of ft is fs, then Laplace transform of dft by dt will be. तो ये भी हमने बताया हुआ है कि अगर लैपलास इन्वर्स जो सिंगल डिफरेंशिएशन का होता है, वो होता है SFS minus F0, where FS is the Laplace transform of ft.
तो यहाँ पे एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ एस दिया हुआ है एंड एफ जीरो इज द इनिशियल कंडीशन. दिस इज कॉल्ड द इनिशियल कंडीशन. दिस इज कॉल्ड द initial condition. Okay, initial condition. And fs is Laplace transform of ft. Laplace transform of ft. So the right answer for this question will be, that is sfs minus f0. sfs minus f0. The right option for this question will be option number b, that is sfs minus f0. The Laplace transform of unit impulse function is, the Laplace transform of unit impulse function is, we know unit impulse function is obtained by differentiating the unit step function. Okay, unit impulse function is obtained by differentiating the unit step function. So, and we know Laplace of any differentiation function can be written as Laplace of d by dut. Okay, Laplace of unit impulse function can be written as differentiation of unit step function, and Laplace of differentiation of unit step function is given by s into 1 by s, that is 1. That is 1. Okay, because we know the Laplace of unit step function is 1 by s, so s will cancel out, this will give 1. So the Laplace transform of unit impulse function is 1. The right answer for this question will be option number D. Kirchhoff's current law is related to battery EMF, junction current, IR drop, all of the above. तो Kirchhoff's current law क्या होता है, किसी भी नोड और किसी भी जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट होते हैं वो आउटगोइंग के बराबर होते हैं. तो ये मान लो ये I1 है, ये I2 है, ठीक है, ये I3 है और ये I4 है, इस तरीके से. तो इनकमिंग करंट, ये सपोज करो एक करंट को हम बाहर की तरफ दिखा देते हैं, दैट इज द I4. वी नो इन केस ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ दैट इज द इनकमिंग करंट इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. सो द इनकमिंग करंट इज I1 plus I2 plus I3. This must be equal to I4 because we know incoming current equal to outgoing current. तो किरचॉफ्स करंट लॉ किससे रिलेट कर रहा है, बैटरी ईएमएफ से? नो. जंक्शन करंट से? यस, जंक्शन करंट से ये रिलेट कर रहा है, क्योंकि जंक्शन में या किसी भी नोड पे जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का, इनकमिंग करंट इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, और वी कैन से द सम ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर नोड और जंक्शन इक्वल टू 0. इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि दिस करंट लॉ इज रिलेटेड टू junction current. So the right answer for this question will be option number B, that is junction current. The condition of symmetry in Y parameter is, तो Y parameter में जो कंडीशन आती है सिमेट्रिसिटी की, वो हम जानते हैं Y11 इक्वल टू Y21, Y11 इक्वल टू Y21, Y11 इक्वल टू Y21, Y11 equal to Y21. So the right answer for this question will be Y11 equal to Y21, that is option number C. The condition for symmetry. So 1 minute, symmetricity 11 22, sorry, Y11 equal to Y22, ठीक है. ये होती है कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी. अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछे व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी, तो रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, Y12 इक्वल टू Y21. ओके, Y12 इक्वल टू Y21, ठीक है. नेक्स्ट, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस a. तो ये हम अच्छी तरह से देख चुके हैं लैप्लास में कि लैप्लास ऑफ e टू द पावर at जो होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन s माइनस a.
लैप्लस ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी क्या होता है? 1 अपॉन एस प्लस ए। सारे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे लैप्लस ऑफ साइन ए टी फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका क्या होता है? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह से लैप्लस ऑफ कॉस ए टी विल बी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही होता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इनवर्स लैप्लस पूछ रहे हैं ना, तो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर ए टी कैन बी रिटन एज लैप्लस इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दैट इज ऑप्शन नंबर बी, e टू द पावर ए टी, e टू द पावर ए टी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर बिहेव एज। ये सभी को पता होता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज वी नो current through the capacitor is given by I equal to C dV by dt, and voltage at a steady state, voltage across the capacitor is constant. Okay, so current will be 0. If current will be 0, then the capacitor will behave like a ओपन सर्किट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता है ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर बिहेवेज, तो वी नो एट स्टेडी स्टेट current across the inductor is constant. Okay, and we know current across the inductor is given by voltage across the inductor is given by L di by dt, and if this current is going to be constant, then definitely voltage across the inductor will 0, and if voltage is equal to 0, then the inductor will behave like a short circuit. So the correct answer in case of inductor, if a question will ask that during a steady state condition inductor behave as, then the answer should be short circuit. But in case of capacitor, in a steady state condition, the capacitor will behave like a open circuit. So the right answer for this question will be option number C. Hope you like the video. अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ओके, थैंक यू।